पिछली कक्षा में जो चर्चा की थी वो अरस्तु के जीवन परिचय और उनका जो अध्ययन पद्धति है, उनकी जो भी जीवन वृत्तांत है उसके ऊपर चर्चा की थी। कल हमने बताया था कि उनकी जो आगामी जो सिद्धांत है जिनका हम चर्चा करेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने कल बताया था कि हम उनके राज्य का जो सिद्धांत है या राज्य विषय जो विचार है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य हैं और शिष्य होने के नाते जो प्लेटो जो महान दार्शनिक चिंतक है राजनीति के, उनके चिंतन का उनके चिंतन या अरस्तु के सिद्धांतों पर क्या गहरा असर पड़ा। वैसे ये माना जाता है कि जो अरस्तु हैं वो ही प्लेटो के सिद्धांतों के और उनके चिंतन के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी जो अरस्तु हैं वो अपने आप में मानते हैं कि वो प्लेटो के ऋणी रहे हैं अपने सिद्धांतों के निर्माण में। तो प्लेटो के ऋणी किस दृष्टि से रहे हैं और उनके सिद्धांतों की विवेचना करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से उनके ऋणी रहे हैं और जो प्लेटो है उनके चिंतन का उनके ऊपर क्या गहरा असर पड़ा था। तो इसीलिए आज हमने अरस्तु के जो सिद्धांतों को शुरुआत करने से पूर्व यह आवश्यक समझा कि वो कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जिसका अरस्तु के चिंतन पर गहरा असर पड़ा। तो जो प्लेटो की जो अंतिम पुस्तक है द लॉज, यह एक ऐसी पुस्तक है जो कि प्लेटो ने कल्पना लोक से निकलकर व्यवहारिक धरातल पर जब अपने आप को रखा और अपने जो चिंतन के स्वरूप को रूपांतरित किया तो वो सारा वर्णन उन्होंने अपनी इस पुस्तक द लॉज में किया था और इसी को अरस्तु ने अपने चिंतन में हुबहू अधिकांश रूप में उसको स्वीकार करते हुए अपने सिद्धांतों का निर्माण किया था। तो जो द लॉज है यह पुस्तक हालांकि प्लेटो की जो सबसे बड़ी कृति है रिपब्लिक उससे भी अधिक विस्तृत थी और 347 BC में जो प्लेटो की मृत्यु हो चुकी थी उसके 1 वर्ष के बाद ये लिखी गई और अस्तित्व में आई थी। तो समाजशास्त्रीय और जो बौद्धिक विश्लेषण है उसका एक नए रूप में विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया था और जैसे प्लेटो की जो अन्य जो पुस्तकें हैं उसी भांति संवाद शैली में भी इसी पुस्तक को लिखा गया था जिसमें 3 संवाद जो अभिनेता हैं उनको इसमें रख करके प्लेटो ने अपनी सारी बातें की हैं। इसमें एक एथेंस वासी हैं, एक स्पार्टा के हैं और एक क्रीट के हैं। जिसमें एथेंस वासी के रूप में प्लेटो ने अपने आप को यहाँ एक संवादकर्ता के रूप में अपने आप को रखकर अपनी सारी बातों को अभिव्यक्त किया है। तो प्लेटो ने जो द लॉज है उसके माध्यम से इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि वो एक ऐसी शासन प्रणाली का आयोजन करते हैं जिसमें कानून की प्रभुता तो स्थापित होगी लेकिन उस शासन का संचालन दर्शन और ज्ञान के माध्यम से ही किया जाएगा। और इसके अंतर्गत मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको क्रमिक ढंग से बताने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत उसमें इन्होंने राज्यों के जो संविधान है उनका वर्णन, राजनीतिक जो संगठन है उनका वर्णन और जो राजनीतिक और जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका वर्णन और इसके अंतर्गत उन्होंने जो जैसे छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मनुष्य के जीवन का हिस्सा है जैसे माप तौल और जो बांट की जो व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार से होनी चाहिए उन सबको भी इसके अंतर्गत रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये पूर्ण रूप से यह पुस्तक कल्पनाओं और उनसे बाहर निकलकर व्यवहारिक धरातल पर क्या चल रहा है उनको स्थापित करने के लिए प्लेटो ने इस पुस्तक का चित्रण किया था। क्योंकि वो जैसा कि सिराक्यूज में उन्होंने अपना जो मुख्य ध्येय था कि मैं एक दार्शनिक राजा का निर्माण करूंगा, उस दार्शनिक राजा का निर्माण या उस प्रकार का राज्य व्यवहारिक धरातल पर स्पष्ट रूप में चित्रण नहीं होते हुए उनको नहीं दिख रहा था। इस दृष्टि से उन्होंने व्यवहारिकताओं से ज्ञान अर्जित करके या अनुभवों से ज्ञान अर्जित करके अपना एक नया चिंतन विकसित किया जो कि अनुभव के रूप में आधारित था। उसको उन्होंने उसका चित्रण द लॉज में किया था। इसके में जो मोटे मोटे जो सिद्धांत हैं द लॉज में या जो उनका चिंतन
कानूनों की प्रधानता, मिश्रित संविधान जिसको प्लेटो का उपादर्श राज्य का सिद्धांत कहते हैं। तो इन सब का चित्रण इन्होंने एक व्यवस्थित रूप में द लॉज के अंतर्गत किया था। तो क्योंकि लॉज एक सबसे बड़ी उनकी कृति है जो कि 12 भागों में विभाजित है और इसमें रिपब्लिक की भांति जो कल्पना है उनसे निकलकर व्यवहारिक रूप में जो बातें वो स्पष्ट करना चाहते हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास इन्होंने किया है, जिससे कि सिराक्यूस जैसी गलती दोबारा से नहीं हो सके। अब यदि हम इनके में जो मुख्य जो सिद्धांत हैं उनका यदि विश्लेषण करें तो जैसे पहला है आत्मसंयम का महत्व। तो आत्मसंयम का महत्व क्या है? वो ये कहते हैं कि जो सत्ता है वो एक विभाजित रूप में होनी चाहिए, उसका केंद्रीकरण किसी एक ही जगह नहीं होना चाहिए और राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि जो शासक और जो शासित हैं दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त हो और उनमें एक प्रकार से नए आदर्श उत्पन्न हो जो कि स्वतंत्रता, एकता और सूझबूझ हो। तो जब इस प्रकार से वो अपने व्यवहार का संचालन करेंगे तो वहाँ जो कि चाहे वो प्लेटो का रिपब्लिक वाला राज्य हो चाहे द लॉज वाला उपादर्श वाला राज्य हो, तो वहाँ न्याय की प्रधानता स्थापित होगी और एक नए प्रकार के 3 आदर्शों की स्थापना होगी। क्योंकि जब कानून के माध्यम से लोग आत्मसंयमी रहना सीख जाएंगे तो उनमें जो स्वतंत्रता है और एकता है और जो विवेक की जो प्रधानता है वो अपने आप में ही स्थापित हो जाएगी और लोग कानूनों का पालन करने के आदी भी हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है उस राज्य के अंतर्गत आत्मसंयम का होना। तो इसीलिए उन्होंने अपनी इस पुस्तक में आत्मसंयम का जो महत्व है उसको दर्शाने का प्रयास उन्होंने किया है। दूसरी बात यदि हम इस पुस्तक में देखें तो जो कानूनों की जो प्रधानता है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है बखूबी कि भाई कानूनों की प्रधानता तो इस राज्य में रहेगी लेकिन उस शासन का संचालन वही विवेक और दर्शन के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर उनको लग रहा था कि जिस प्रकार के दार्शनिक राजा का चित्रण या आदर्श राज्य का चित्रण उन्होंने रिपब्लिक में किया था वैसा धरातल में कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो सामाजिक आधार पर लोगों के व्यवहार को संचालित करने के लिए कानूनों की प्रधानता होनी आवश्यक है। इसीलिए ही उन्होंने कानूनों के बारे में अपनी इस पुस्तक में विस्तृत रूप से बताया है और इसी चीज़ों को अरस्तू ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत ग्रहण किया है। अब जो ऐतिहासिक जो भूल हैं या जो ऐतिहासिक जो शिक्षा हैं उनके आधार पर जो मानवीय भूल हुई हैं वो उन भूलों से सीखकर हमें आगे किस प्रकार हम बढ़ सकते हैं उन चीज़ों का सीखने का मौका भी उन्होंने अपनी इस द लॉज पुस्तक में एक दर्शन के माध्यम से समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। और इनका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कि इस पुस्तक में है वो सिद्धांत है प्लेटो के उपादर्श राज्य का सिद्धांत, जिसको उन्होंने मिश्रित संविधान का भी या मिश्रित राज्य का भी नाम दिया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो शासन की जो शक्तियाँ है वो कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इस मिश्रित संविधान में उन्होंने बताया है कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है और कुलीनतंत्रात्मक व्यवस्था है तथा जनतंत्रात्मक व्यवस्था, उन्होंने बोला कि इन तीनों का समन्वय इस उपादर्श राज्य के अंतर्गत होगा। जिससे होगा क्या कि यहाँ से विवेक और यहाँ से स्वतंत्रता दोनों समन्वय रूप में होंगी, जिससे कानून की प्रधानता भी होगी और उसमें स्वतंत्रता और इन सबके समन्वय से आत्मसंयम की प्रधानता इसके अंतर्गत रहेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जो ऐतिहासिक जो शिक्षा है जिसके कारण जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो वहाँ ये पाते हैं कि मानवीय इतिहास में क्या क्या भूल हुई और उन अनुभवों के आधार पर हमने क्या क्या सुधार किए हैं। तो इसके आधार पर वो बताते हैं
वहाँ की जो विवेकहीन जो सैन्य बल है और उसका जो अभियान है और उनके अधिक रूप में जो उनका सामर्थ्य है उनको एक विवेकहीन दृष्टि से जब लगाया गया तो क्या हुआ कि स्पार्टा का नाश हुआ। इसी तरीके से जो स्वतंत्रता है उसका आधिकारिक रूप में एथेंस में जब उसका प्रचार होने लगाया, उसका माना गया इस संकल्पना को, तो वहाँ एथेंस का भी नाश हुआ। तो ये मानते थे कि विवेक और स्वतंत्रता इन दोनों का समन्वय हमें इस उपादर्श राज्य के सिद्धांत में देखने को मिलेगा। जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो वहाँ कानून की प्रधानता होगी और उस कानून की प्रधानता के आधार पर जो लोग हैं या जो शासक हैं और जो शासित हैं वो दोनों ही अपने विभाग को संचालित करेंगे। तो ये मोटे मोटे रूप से इसके अंतर्गत इन सिद्धांतों के अलावा जैसे सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और शिक्षा का जो सिद्धांत है, जो शिक्षा की व्यवस्था, जैसा कि प्लेटो ने कहा, मैं पहले भी कहा था, इसमें भी कहा है कि जो अनिवार्य जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा प्रदत्त होनी चाहिए और ये होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस पुस्तक में कानून की प्रधानता पर बल दे रहे हैं और कानूनों की प्रधानता के आधार पर लोग कानूनों का पालन करने के आदि तभी हो सकते हैं जब राजनीतिक रूप से और शिक्षित होंगे। तो इनका ये सिद्धांत जो इस पुस्तक में दिया है, शिक्षा का सिद्धांत द लॉज में, वो आज भी व्यवहार और तर्कसंगत महसूस होता है क्योंकि आधुनिक जो राज्य व्यवस्थाएं हैं या जो राज्य है वहाँ आज भी अनिवार्य शिक्षाओं को देने का जो कार्य है वो राज्य के पास ही है। तो ये इस पुस्तक की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी देन है वो ये है कि यह पुस्तक केवल पूरी कल्पना और आदर्शों के ऊपर आधारित नहीं है, व्यवहार के ऊपर आधारित है। और इसी बात को अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में ग्रहण किया है। क्योंकि अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे तो ये माना जाना चाहिए कि एक शिष्य अपने गुरु के जो प्रमुख जो सिद्धांत है उनमें से कमियों को निकाल के और जो अच्छी गुणवान जो विषय वस्तु हैं उनको ग्रहण करेगा, यह स्वाभाविक ही होता है। तो इसी के आधार पर जिसको अरस्तु हैं जिनको अनुभववाद का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों का निर्माण अनुभव के आधार पर और विश्लेषण के आधार पर ही किया है। हालांकि उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, अरस्तु की पॉलिटिक्स पुस्तक, उसको चित्रण करने का कार्य अरस्तु ने ही किया है, लेकिन उसका अधिकांश जो विषय वस्तु है वो अरस्तु ने ग्रहण करने का कार्य यहाँ से किया है। यानी जिस प्रकार से जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें हमने उसको पूर्ण रूप से भारतीय के द्वारा ही उसका निर्माण किया गया था, लेकिन अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा जो हमारे संविधान के निर्माणकर्ता हैं भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने कहा भी है। तो इसी आधार पर जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसका लगभग हमने 75% जो हिस्सा है वो हमने हमारे संविधान में ग्रहण किया है। तो कहने का उदाहरण के माध्यम से कहने की बात यह है कि अरस्तु जो कि माने जाते हैं प्लेटो के सिद्धांतों के सबसे बड़े आलोचक, उन्होंने ही अपने सिद्धांतों के निर्माण में और अपनी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है पॉलिटिक्स, उसके चित्रण में द लॉज का जो अधिकांश जो भाग है उसको यहाँ स्वीकार उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं वो प्लेटो के एक बड़े आलोचक होने के नाते फिर भी उनसे वो सहमत दिखाई पड़ते हैं। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो कहने का उसको समझाने का यही है कि जब हम अरस्तु के सिद्धांतों के बारे में पढ़ें तो उससे पहले हमें द लॉज के बारे में पता होना चाहिए, जिससे इस प्रकार की गलतफहमी नहीं हो कि एक तरफ तो हम जब अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि अरस्तु पूर्ण रूप से प्लेटो के आलोचक हैं, उनसे सहमत नहीं है, तो अचानक वो अपने सिद्धांतों में इस प्रकार से कैसे सहमत हो सकते हैं। तो वो इसीलिए कि हमें पहले द लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ से आगे की शुरुआत करेंगे, जिसमें पहला जो सिद्धांत है अरस्तु का, उनके राज्य संबंधी जो विचार है उसके ऊपर चर्चा करेंगे।